Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिल रहे हैं। तो अब तक हमने हिस्ट्री से रिलेटेड 2 वीडियोस कर लिए, 2 चैप्टर कर लिए हैं। ये आज थर्ड हमारा लेक्चर है हिस्ट्री का। तो कल हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े थे, आज हम साहित्यिक साक्ष्य पढ़ेंगे। ठीक है। हिस्ट्री अतीत को हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, प्राचीन पहले वाले टाइम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अतीत को उद्घाटित करना एक बड़ी चुनौती होती है। पास्ट को खुरेद कर लाना, पास्ट को स्पष्ट करना एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो पास्ट है वो भी आज की तरह एक जटिल है, वर्तमान की तरह एक जटिल स्वरूप लेके बैठा हुआ है। जैसे कि आज अगर हम कोई कंडीशन देखते हैं, आज की कंडीशन में देख लेते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे मेरा दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है, सामने वाले का दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग पक्ष में हो सकता है मैं पक्ष में हूँ, सामने वाला पक्ष में ना हो, है ना। तो हो सकता है वही बात हमारे साथ में अतीत में होती है ना। अतीत के अंदर जो सोर्स हमें मिलते हैं, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य मान लीजिए 4 लोगों के हाथ में लगे, ठीक है। साक्ष्य 4 लोगों के हाथ में एक ही साक्ष्य लगा है, और उस साक्ष्य को समझना चारों की मानसिकता पर आधारित है। ठीक है, कि हो सकता है कि दूसरे किसी एक पर्सन का, ए पर्सन का जो दृष्टिकोण हो वो देखने का अलग हो, बी का दृष्टिकोण वो अलग हो। उसी तरीके से क्या है कि अतीत को उद्घाटित करना एक चुनौती है। ठीक है, पर फिर भी हमारे पास साक्ष्य है, हम उसको समझकर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बहुत सैकड़ों साल पीछे छूटा हुआ है। इसके लिए कोई चश्मदीद गवाह तो है नहीं कि हाँ ये घटना हुई थी। बस हम एक कल्पना कर लेते हैं, हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। किसके आधार पर? सोर्सेस के आधार पर। तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य हमें पता चल गए थे। साहित्यिक साक्ष्य कौन से होते हैं? तो लिखित साक्ष्यों को, अपने जो लिखित साक्ष्य जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत प्रकार के ग्रंथ आ जाते हैं। लिखित साक्ष्यों में धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो धर्म से जुड़े हुए हों। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो धर्म से जुड़े हुए हों। धर्मेतर साहित्य जो धर्म से अलग हो, जो धर्म के ऊपर, धर्म पर डिपेंड कोई ग्रंथ ना बनाया हो। जैसे किसी की आत्मकथा हो सकती है, उसने अपनी जीवनी पर लिखी हो, है ना। काव्य हो जाती है, जैसे कविताएं होगी। गद्य, ठीक है। क्षेत्रीय साहित्य है, किसी क्षेत्र विशेष का साहित्य। जैसे हम दक्षिण की बात कर लें, दक्षिण के अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो दक्षिण के ही साहित्य में हमें मिलेगी, ना कि पूर्व के साहित्य में मिलेगी, है ना। अब जो जैसे कि अब पंजाब की कोई घटना है तो वो पंजाब के साहित्य में हमें मिलेगी, ठीक है, दक्षिण के साहित्य में तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई दक्षिण का कोई शासक अगर पंजाब में उस घटना के समय था, हो सकता है कि वो अपने उस साहित्य के अंदर उसको ऐड करवा दे, वो बात अलग है। लेकिन क्षेत्रीय साहित्य, आत्मकथा, ये सब बातें शामिल हो जाती है किसमें? लिखित साक्ष्य साहित्यिक स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या जाता है? साहित्यिक स्रोत के अंदर हमारे ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, पुराण आ जाते हैं, धर्मशास्त्र आ जाते हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य, आत्मकथाएं आ जाती है इत्यादि। ये सब किस में आता है? धार्मिक साहित्य में। तो धार्मिक साहित्य का पहला पॉइंट हम ले रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण साहित्य को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। एक तो हमारा श्रुति है, श्रुति साहित्य। थोड़ा क्लियर नहीं लिख रहा है, तो वैसे नीचे लिखा हुआ है श्रुति साहित्य। और दूसरा हमारा स्मृति साहित्य है, दूसरा हमारा स्मृति साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया, श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अंतर्गत तो आते हैं वैदिक साहित्य, और स्मृति के अंदर कौन से आएंगे? जो वैदिक काल से बाद में लिखे गए होंगे। ठीक है, तो ये आगे हम स्मृति समझेंगे तब बताऊंगी। तो श्रुति साहित्य के अंदर वैदिक साहित्य को लिया जाना चाहिए। वैदिक साहित्य में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मणवाद से संबंधित ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। अरण्यक वे ग्रंथ होते हैं, अरण्यक मतलब जंगल, वे ग्रंथ जो जंगल में बैठकर लिखे गए हैं, या उन ग्रंथों का जंगल में बैठकर अध्ययन किया गया है, उनका मनन किया गया शांत जगह पर बैठकर, उनको बोलते हैं अरण्यक ग्रंथ। और फिर आता है उपनिषद।
उपनिषद वे ग्रंथ हैं जिसमें गुरु और शिष्य की वेदों पर जो वार्ता हुई है उसके परिणाम को लिखित रूप में वर्णित कर दिया गया है। एक बार फिर समझेंगे उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल के अंदर जब गुरु अपने शिष्यों को समझाता था, पढ़ाता था, तो वो वेदों को ही पढ़ाता था, वेदों को ही समझाते थे। और जब उन शिष्यों और गुरुओं के बीच में जब उन वेदों को लेकर जो बातचीत होती थी और उस बातचीत का जो रिजल्ट निकलता था उसको लिखित रूप में जब हम लिख देते हैं, वर्णन कर देते हैं, तो उसको हम उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्रुति साहित्य में आता है। 4 वेद आ रहे श्रुति साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथ आ रहा है, अरण्यक आ रहे, उपनिषद को शामिल किया गया है। अब इन ग्रंथों को शामिल करने से हमें लाभ क्या होगा? इससे हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच, 500 ईसा पूर्व के बीच तक उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से लेकर, उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से लेकर, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, मान लीजिए, ये बन तो नहीं रहा है यहाँ पर, क्लियर नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऊपर हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, समझ गए ना? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में, यहाँ तक की बात करें, ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम से लेकर इतने एरिया से लेकर ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र जो है ना, यहीं पे गंगा आती है ना, तो यहाँ तक इतने क्षेत्र के बारे में हमें पता चलता है कि इतने क्षेत्र के बीच में धर्म, दर्शन, सामाजिक संबंध और आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक संरचना की भी थोड़ी सी झलक हमें इन ग्रंथों के बेस पर मिल जाती है। ठीक है, श्रुति साहित्य के अंदर जो भी ग्रंथ, जो उपनिषद इसके अंदर दिए गए हैं, उनसे हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र तक जो कंडीशंस थी, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, कुछ राजनीतिक भी, वो उस सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। फिर आती है बात स्मृति साहित्य की। आई होप श्रुति साहित्य आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है सामाजिक संबंध, स्मृति साहित्य की। तो वेदों के बाद में जो साहित्य लिखा गया उसी को हम स्मृति साहित्य बोलते हैं। ठीक है, वेदों के बाद में जो साहित्य लिखे गए उसी को स्मृति साहित्य कहा जाता है। स्मृति यानी याद रखना। इसे भी उपसमूहों में बांटकर देखा जा सकता है। वेदांग, स्मृति साहित्य को श्रुति साहित्य में हमने बांट लिए थे, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद बांट लिए थे। ठीक है, और इसके अंदर स्मृति साहित्य के अंदर हमारे वेदांग आ रहे हैं, महाभारत और रामायण आ रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट आ रहे हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदों की अच्छी समझ के लिए, मतलब वेद इतने कठोर भाषा में लिखे हुए थे, जटिल भाषा में लिखे हुए थे कि किसी को समझ नहीं आते थे, कि वो हर कोई समझ पाए, उस समझ के लिए, उस समझ को विकसित करने के लिए ही वेदांगों का संकलन हुआ था। ठीक है, वेदों की समझ विकसित करने के लिए वेदांग का संकलन हुआ। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ठीक है, ये 6 चीजें शामिल है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। ठीक है, थोड़ा तो ये आप याद कर लेना। वेदांगों की समझ के लिए वेदांगों का संकलन हुआ। वेदांगों में 6 चीजें हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। तो शिक्षा में अपना व्याकरण आ जाता है। ठीक है, और जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तब उसके अंदर हमारे काफ़ी ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, तो बोलते हैं कि क्या ज्योतिष विद्या थोड़ी ना पढ़नी है। तो वही बात आ गई कि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद भी हिंदी में ही आते हैं अपने। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने व्याकरण पढ़ी है हिंदी की, हिंदी में आ गए छंद, छंद पढ़ के आपने ज्योतिष याद किया है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आपके रक्त में क्या हो रही है, कलकल हो रही है, खून में आपकी कलकल होने लगी है कि इतनी शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है कि आपके रक्त में कलकल यानी कल्प होने लग गया है। तो शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा हम लेने गए, व्याकरण हमने पढ़ी, व्याकरण में हमारे छंद आ गए, छंद पढ़ के हम ज्योतिष बन गए बड़े, तो हमारे रक्त निरुक्त में क्या हो गया, कल्प हो गया। तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। उसके बाद में हमारे स्मृति साहित्य में महाभारत एवं रामायण आते हैं। महाभारत वैसे स्मृति के साथ साथ इतिहास की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, फिर रामायण को काव्य के रूप में भी देखा जाता है।
कविता के रूप में पूरा एक सॉन्ग गा देते हैं रामायण पे, है ना। तो रामायण को काव्य के रूप में भी देखा जा सकता है, देखा जाता है। महाभारत की घटनाओं का जो केंद्र है, अब महाभारत की घटना कहाँ पे हुई है महाभारत की घटनाओं का केंद्र गंगा यमुना दोआब है और गंगा के ऊपरी मैदान है। गंगा यमुना दोआब आपको पता चली गया, अभी हमने देखा था, मैप बनाया था जो तो गंगा के ऊपरी मैदान भी है। लेकिन जो रामायण की घटना जो है वो पूर्व की ओर थोड़ी चली गई है, ये अपना इधर गंगा और यमुना का दोआब था थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा थोड़ा पूर्व में चला गया है क्या, रामायण का जो घटना स्थल है। ओके, आई होप इतना आपको लर्न हो गया होगा, समझ आ गया होगा। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य था, ब्राह्मण साहित्य को दो में डिवाइड किया था, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अंदर हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और 4 वेद आ गए थे, जबकि स्मृति साहित्य में वेदों को समझने के लिए वेदांग और महाभारत और रामायण आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराना टाइम, प्राचीन। ठीक है, तो पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। मान्यताओं के अनुसार पुराणों की रचना किसने की है, वेद ने की है। मान्यता है ये, कोई क्लियरिटी नहीं है इस बात की कि पुराणों की रचना व्यास ने की है। हाँ, नाम लिखा हो सकता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से अगर हम पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल बात स्पष्ट है कि जो पुराण इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उसकी रचना एक काल में नहीं हो सकती, और पुराणों के अंदर अलग अलग काल के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जैसे ये वाला अरे कहाँ है, ये वाला श्रुति साहित्य है ना, इतने सारे ग्रंथ इसके अंदर थे, तो अपने को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का पता चल रहा था। इतनी लंबी उम्र तो अब किसी की है नहीं ना। तो वही बात है कि पुराणों की बात भी, पुराणों के साथ में भी वही है कि इतने पुराण इतने बड़े हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी विशेष एक व्यक्ति ने लिखे हो। तो ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है इतिहास में कि इस पुराणों की रचना ना तो कोई एक काल में हुई है, ना ही किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर एक लेखक के द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। पुराणों में 5 विषयों की चर्चा की गई है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। तो संसार की सृष्टि कैसे हुई, संसार एक बार फिर खत्म हो गया, उसके बाद में फिर से सृष्टि हुई, पुनः सृष्टि हुई, विभिन्न मनु का युग, देवताओं और ऋषियों की वंशावली और राजवंशों की सूची। ठीक है, तो ये जो राजवंशों की सूचियां हैं, इसके अंदर हमारे जो वंश होते हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, है ना, उनकी कल्पना की गई है। वो इसके अंदर मिथक थोड़ा ज़्यादा, यथार्थ नहीं है ये इतना कि यथार्थ बात की गई हो। ठीक है, ये मेरा अकेली का व्यू नहीं है, मैंने जहाँ से पढ़ा है वहीं से मैंने सीखा है ये। तो अगर किसी को ये फील हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी वो मोटिव नहीं है मेरा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र। ब्राह्मण साहित्य एवं स्मृति साहित्य के रूप में धर्मशास्त्र का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के 3 स्तर मिलते हैं, सूत्र, स्मृति साहित्य, टीकाएं एवं भाष्य। तो अब भाष्य की बात है, भाषा की बात कर रहे हैं ये कि भाष्य क्या है। भाषा, कोई भी एक भाषा का जन्म क्लियरिटी के रूप में, अब मैं जो हिंदी बोल रही हूँ वो हिंदी ऐसी नहीं है कि उसका जन्म, उस भाषा का जन्म ऐसे ही हुआ होगा, उससे पहले अविकसित भाषा होगी। ठीक है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, और टीकाएं, जब किसी ग्रंथ के ऊपर, टिप्पणी नहीं है ये, टीकाएं हैं, जब किसी ग्रंथ के ऊपर स्पष्ट रूप से गद्य और पद्य भाग में जब इसको लिख दिया जाता है, उनको टीकाएं बोलते हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र में सामाजिक नियमों के साथ साथ में, अब जो धर्मशास्त्र है उसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, सामाजिक नियम तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कानूनों की भी झलक मिलती है। लेकिन ये जो धर्मशास्त्र के अंदर जो समाज की कल्पना की गई है, ये यथार्थ ना होकर आदर्श हो सकती है। इसीलिए हमें इसका अध्ययन करने से पहले इतना अपने दिमाग को इतना सेट कर लेना चाहिए कि ये जो समाज की बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अगर हमारे पास में वो पुरातात्विक साक्ष्य होते तो हो सकता है कि हम इन बातों को क्या कर लें,
यकीन कर लें इन बातों पे, है ना, वास्तविक मान लें इस बात को कि ये वास्तव में है। लेकिन ऐसा जैसा इन ग्रंथों में लिखा हुआ है वैसे अभी तक खुदाई में कोई भी पुरातात्विक चीज़ें हमें मिली नहीं है। तो इसीलिए इस समाज को हम यथार्थ ना होकर आदर्श मान सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है साहित्यिक स्रोत की। बौद्ध एवं जैन साहित्य की बात आती है। ठीक है, ये जो दोनों साहित्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात है क्योंकि ये लोक भाषा में लिखे हुए थे जिसको आम इंसान पढ़ सकता था, आम जन समूह पढ़ सकते थे इसको। ठीक है, ऐसी भाषा नहीं थी, कठिन भाषा नहीं थी जिसको पढ़ा नहीं जा सके हर किसी के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसे कहा गया, हाँ, प्रथम लोक भाषा में ये लिखे हुए थे। लोक भाषा कौन सी थी? पाली या फिर प्राकृतिक भाषा थी। लोक भाषा में लिखे होने के कारण ये जन सामान्य से जुड़े हुए थे, जन सामान्य लोग इसको पढ़ सकते थे। दूसरा, इसके अंदर जन सामान्य का दृष्टिकोण भी व्यक्त किया हुआ है कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, बौद्ध एवं जन साहित्य जो था वो पाली या फिर प्राकृतिक भाषा में लिखा होता है। प्राकृतिक भाषा को ही पाली भाषा बोलते हैं, लिखित है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों की पूरी सूची है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों की जो सूची है उसको त्रिपिटक बोलते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों की साहित्य की पूरी सूची है, जिसमें जो बौद्ध ग्रंथों की साहित्य की जो सूची है उसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। उसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथ में 12 अंग है। ठीक है, इन ग्रंथों से उस काल की, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से हमें उस काल की आर्थिक सामाजिक जीवन की झलक मिलती है और राजनीतिक दशाओं का भी पता चलता है। ओके, ये थे हमारे बौद्ध और जैन साहित्य। ये लोक भाषा में लिखे हुए थे, इसीलिए जन सामान्य से जुड़े हुए थे और इसके अंदर जन सामान्य का दृष्टिकोण भी व्यक्त किया गया है। ठीक है, बौद्ध और जो जैन ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनकी पूरी सूची है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों की जो साहित्य की सूची है उसको त्रिपिटक बोलते हैं, और जो इसी प्रकार से जैन धर्म के 12 अंग है। ठीक है, इससे हमें उस काल के, जैन धर्म के काल के और बौद्ध धर्म के काल के हमें क्या मिलती है? आर्थिक सामाजिक जीवन की झलक मिलती है और राजनीतिक दशाओं का पता चलता है। फिर बात आती है धर्मेतर साहित्य की। धार्मिक और अधार्मिक साहित्य के बीच में, धर्मेतर साहित्य के बीच में स्पष्ट रेखा खींचना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये धार्मिक है और ये अधार्मिक है। इसके अंदर बिल्कुल धर्म की बात की नहीं हुई, बिल्कुल स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथ है जिसे हम पूरी तरीके से ऐसे नहीं कह सकते पूरा धर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है। जैसे कि ये उदाहरण हमें दिया हुआ है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र का वृहद कथा मंजरी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो आप सबने सुना ही होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो एक्चुअली जो ओरिजिनल जो कॉपी थी कौटिल्य के द्वारा जो लिखी हुई थी वो गुम हो गई थी, लेकिन इसे किसी और के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर भी ये बहुत सही लिखा गया है। बाकी सब लोग तो धर्म पर लिखते रह गए, मोक्ष पर लिखते रह गए, लेकिन कौटिल्य ने अपने उस काल के अंदर एक अलग सोच को विकसित किया, जिस अर्थ को विकसित किया उन्होंने। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये हमारा धर्मेतर साहित्य में बिल्कुल आएगा। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, फिर आता है तमिल एवं कन्नड़ साहित्य। अब तमिल, आपको पता है तमिलनाडु की बात हो रही है, कन्नड़ ये अपने कर्नाटका वाली साइड की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक सामग्रियों में तमिल एवं कन्नड़ साहित्य का विशेष महत्व है। अगर हमें उत्तर भारत के बारे में तो हमें नॉलेज आ रही है, लेकिन दक्षिण भारत के बारे में कैसे पता चलेगा? दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हमें तमिल और कन्नड़ साहित्य का विशेष महत्व है। ठीक है, इसके अंदर से संगम साहित्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये संगम साहित्य जो है वो तमिल साहित्य है। ठीक है, संगम साहित्य महत्वपूर्ण है और ये तमिल साहित्य है। संगम साहित्य के अंदर मेलकंकु और किलकंकु 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। संगम साहित्य के अंदर 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, मेलकंकु और किलकंकु। ये हमें दक्षिण भारत की जानकारी देते हैं, दक्षिण भारत की जो व्यवस्था थी, वहाँ का जो सिस्टम था, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब
भारतीय प्राचीन मतलब कि जो अपने अंग्रेज आए थे और जो अन्य जो विचारक हैं वो हमारे इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं वो बात हम कर रहे हैं। प्राचीन भारत के लोगों के इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण का मूल्यांकन हम करेंगे कि जो यूरोपीय लोग जो थे, यूरो केंद्रित जो विचार थे, वो क्या सोचते हैं प्राचीन भारत के लोगों के इतिहास लेखन पर। तो वो क्या सोचते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों के पास में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है। उनके पास में ऐतिहासिक बुद्धि नहीं है कि वो ऐतिहासिक किताबें नहीं लिख पाए हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में धार्मिक किताबें या धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं प्राचीन रचनाएं जो है वो धार्मिक उपदेश मिथकों से भरे पड़े हैं, कलहण की राज तरंगिणी को छोड़कर। अभी किसकी बात कर रहे हैं? कलहण की राज तरंगिणी को छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई ऐसी कृति नहीं है जिसको हम विशुद्ध रूप से क्या कह सके, ऐतिहासिक कृति कह सके। तो भाई देखो कितनी गलत बात कर रहे हैं ये। हर एक किसी भी समाज की अगर हम बात करेंगे ना, कोई भी समाज एक पहलू पर खड़ा नहीं होता है। कोई भी किसी भी समाज का आधार एक जैसा नहीं होता है। अगर यूरोपीय आधार अलग था, कुछ हो सकता है अलग था, हमारे से तो बहुत अलग था भारतीय इतिहास से तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यूरोप वाले अपने आप को सोचें कि हम महान हैं और दूसरे ये जो पूर्व के लोग हैं इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनकी गलत फहमी थी और इनकी गलत फहमी बहुत सारे इतिहासकारों ने दूर भी की है और भी बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने इनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है। हर एक समाज की जो आधार होता है, हर एक समाज का जो परिवर्तन की जो दशा होती है वो एक जैसी नहीं होती है। सबका सिस्टम अलग अलग चलता है और सबके सोचने का जो नज़रिया होता है वो भी अलग ही होगा। तो भारत के साथ में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको कैसे खंडन करते हैं? प्रत्येक समाज का इतिहास लेखन जो होगा वो अलग होगा। प्राचीन तो प्राचीन भारतीय लेखकों को यूनानी एवं रोमन विद्वान हेरोडोट्स, अब ये देखिए ये नाम थोड़ा आप समझिए, हेरोडोट्स की बात कर रहे हैं। हेरोडोट्स को इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास के पिता कहा जाता है। हमारा जो भारत का जो इतिहास है वो एक महान इतिहास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खंडन कर दे और वो खंडन सही होगा। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण एक इतिहास रहा है, ठीक है। उन्होंने ये कोशिश निर्धारण करने की कोशिश की है कि ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव तो है। वो समय की अवधारणा को रेखीय विकास की बजाय चक्रीय विकास के रूप में देखते हैं। रेखीय विकास कैसे? कि वो ऐसे नहीं सोच रहे कि ये बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ, वहीं पे घूमे जा रहे हैं कि इस राजा का बेटा इस राजा की ख़त्म होने के बाद में उसका बेटा राजा बना, फिर वो उस राजा ने ये किया, फिर उसका बेटा वो बना, बस ये गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये चक्रीय विकास के रूप में देखते हैं। इस वजह से प्राचीन भारत के अधिकांश जो ग्रंथ है वो मिथक है, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर से देखते हैं ना तो प्राचीन भारत के लोगों को पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि उनके अंदर थी। पूरी ऐतिहासिक बुद्धि उनके अंदर विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि वो मिथकों से भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो भारत के इतिहास के लेखक जो थे उनकी सोचने की जो संकल्पना, जो विषयक संकल्पना जो थी वो यूरोप की संकल्पना से अलग थी, ठीक है। वो घटनाओं को ऐसे नहीं सोचते कि इस घटना के पीछे ये कारण था, वो ये कारण नहीं सोचते थे। वो सोचते थे, उनके लिखने का एक ही मोटिव होता था महाभारत के अनुसार, कि वो चाहते थे कि हम 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर ले, सिर्फ 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर ले, अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष। हमारे पास में, हमारे भारत के पास में भारद्वाज, विशिष्ट, अगस्त्य जैसे हमारे पास में बड़े बड़े धर्म लेखक हुए हैं। लेकिन हेरोडोट्स और लीवी जैसे हमारे पास इतिहास लेखक नहीं हुए। वो एक धार्मिक लेखक हैं, ठीक है। तो उनको दूसरे इतिहासकारों से जोड़ना बिल्कुल ही तार्किक बात नहीं है, ठीक है। यही बात हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक समाज का इतिहास लेखन दृष्टि से अलग होता है। अतः प्राचीन भारतीय लेखकों को यूनानी एवं रोमन विद्वान यथा हेरोडोट्स मैंने आपको बता दिया, इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है। और लीवी जैसे विद्वानों से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय लेखकों को हमारी सोचने की शक्ति आपसे ज़्यादा ही है, कहने का मतलब यही है।
प्राचीन भारत के लोग घटनाओं की व्यवस्था में कार्य कारण पद्धति को उद्घाटन नहीं करते। भारत के लोग सोचते नहीं है कि इस घटना के पीछे यही कारण हुआ, जरूरी नहीं है, यही बात वो कहना चाहते हैं। बल्कि उनका इतिहास लिखने का मतलब यही था महाभारत के अनुसार कि वो 4 पुरुष शास्त्रों को प्राप्त करना चाहते थे, अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष। अच्छा चलो ग्रंथ की बात करते हैं। ग्रंथ ही नहीं बल्कि राजकीय प्रशस्ति, अब जो राजाओं के द्वारा जो प्रशस्तियां लिखवाई गई हैं उनसे भी हमें पता चलता है। एक मिनट। तो ग्रंथ ही नहीं बल्कि राजकीय प्रशस्ति के द्वारा लिखे गए अभिलेख है। अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में ऐतिहासिक तत्व अधिक स्पष्ट होकर उभराए, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जब हम समुद्रगुप्त तक पहुंचेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, तब तक के लिए आप वेट करिए। उसके बाद में है फिर अर्थशास्त्र एवं वेंगसांग। वेंगसांग एक चीनी यात्री थे, ठीक है, वेंगसांग एक चीनी यात्री थे। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वेंगसांग के विवरण से हमें इस बात का पता चलता है कि उस काल में राजकीय अभिलेखागार होते थे जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता था। कि इन सब बातों से हम ऐसा कहना चाहते हैं, जो यूरो केंद्रित जो विचार है उसको हम खंडित करना चाहते हैं कि आप जो भारतीय इतिहासकारों के बारे में सोचते हैं कि उनकी ऐतिहासिक बुद्धि में अभाव था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनका सोचने का नज़रिया यूरोपीय नज़रिए से थोड़ा अलग था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।